हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। क्या बताने वाला हूँ? क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.2 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं एकदम रापचिक स्टाइल में, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। अब आपके मन में ये डाउट होगा या ये सवाल हो सकता है कि सर ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सारे के सारे 1.3 में हैं। बिल्कुल है। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1.3 में है, ठीक है। अगर आप नई वाली से पढ़ रहे हैं, नई वाली बुक से, तो क्या किया गया है, 1.3 के जितने भी क्वेश्चन था उसको 1.2 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं, ये कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है पंकज, PNKAJ, सही में लिखा हूं ना, PNKAJ, हाँ ठीक तो है। मैं अपना नाम भी गड़बड़ लिख रहा था। पंकज स्टडी, STUDY स्टडी सेंटर, CENTRE सेंटर। तो पंकज स्टडी सेंटर .com सर्च कर लेना है गूगल में या क्रोम में। तो जा करके आप लोग वहां पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, एकदम टेबल बना हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट देने से काफी ज्यादा आपको मतलब मुनाफा होगा मतलब बेनिफिट होगा, है ना। कि चलो पढ़ते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो कितना नंबर आता है, वो सारा चीज वहां आपको पता चलता है, ठीक है। अब मैं यहां पे बता दूं कि अगर आपको PDF लेना है ना, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको PDF लेना है तो 299 रुपया रखा गया। कितना? मात्र 299 रुपया रखा गया है ना, 15 दिन के लिए। उसके बाद ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो PDF अगर आपको लेना है ऑल सब्जेक्ट का, है ना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF आपको मिलेगा। तो एक नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज आप लोग करना व्हाट्सएप पे, ठीक है, और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। तो वहां पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप 299 रुपया पे कर दीजिएगा, QR कोड की मदद से आपसे ले लिया जाएगा, है ना। और फिर आपको पूरा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और जो भी पढ़ाई होगा PDF आपको भेज दिया जाएगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाए तो बेहतर रहेगा। अंत में जुड़ोगे तो खोजते रहते हो कि सर पुराना PDF चाहिए, अभी से जुड़ जाओ ना, एक एक PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्या करेंगे सर? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपके सामने पहला प्रश्न, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है ना। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सब जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो जब हम सिद्ध करते हैं तो याद रखना, जो चीज हमें दिया रहता है उसका अपोजिट मानते हैं। जैसे √5 अपरिमेय संख्या है तो इसका हम अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि चलो मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे सर? हल। तो यहाँ पे मैंने लिखा हल, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे सर कल्पना किया कि। तो चलिए लिखते हैं कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम, है ना। तो यहां पे लिखेंगे जहां भी हो खुश रहो, किसी को धोखा वोखा मत दो, ठीक है नाम होगा तो भड़क जाएगी ससुरी, है ना, भड़कना मत, मस्ती करता हूं। तो कल्पना किया कि, चलिए अच्छी बात है, कल्पना किया कि √5 ये अपरिमेय संख्या है ना, हम मान लेंगे उल्टा परिमेय संख्या। तो कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए है तो अच्छी बात है ना, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसे भाई परिमेय संख्या के रूप में तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो भैया यहां पे हम लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना
तो रूट अंडर 5 को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? पी बाई क्यू के रूप में। और कुछ कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन हम लिखते हैं कि जहां q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। एक तो पहला कंडीशन ये है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि p और q होता क्या है? तो p और q पूर्णांक होता है ना। q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए एवं, और या फिर ऐसे ये कॉमा लगा दिए ना, अब लिख देंगे कि p और q जो है क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब आप कहेंगे सर पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी शामिल हो, ऋणात्मक भी संख्या हो और 0 भी हो, है ना, उसे पूर्णांक कहते हैं। जानबे करते हैं पूर्णांक के बारे में सारा चीज मैं बता चुका हूं, है ना। तो ये मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिया। अब कहीं हौवट खुजली परेशानी है ना है तो भाई दवाई दुकान पे जाओ, है ना। तो q बराबर 0 नहीं, ये कंडीशन है कि q के जगह पे 0 है। जैसे कि 5 है, आज 0 रख देंगे नीचे में तो ऊपर में संख्या नहीं होगी, मारेंगे ठीक है कर देंगे, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वही मैंने लिख दिया q के बराबर 0 नहीं। p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब इसमें एक और कंडीशन है कि p और q क्या होता है? p और q सहभाज्य संख्या होता है। अब कहोगे सर सहभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहभाज्य संख्या समझाने से पहले तो लिख लें, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। तथा, यहां पे लिखते हैं तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्या है। चलिए अच्छी बात है, लिख दिया मैंने सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि p और q का जब हम HCF निकालेंगे ना तो 1 आएगा। देख लेना, HCF अगर 1 आता है तो वो परिमेय संख्या होता है। p और q का HCF निकाल, जैसे कि आप कहोगे सर समझाइए तो कैसे? मान लो कि 2/, आपने 4 लिखा तो ये p बाई q के फॉर्म में है। इसका मतलब 2 और 4 का जब आप HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। देखिए निकाल करके, पहले तो इसको काट लो। चलिए सर आपको काट देते हैं, 2 दूनी 4 कट गया तो ये आया 1/2, यानी p के जगह पे 1 आया और q के जगह पे 2 आया। इन दोनों का HCF आपको निकालना है। तो 1 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 को बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और HCF जब हम निकालते हैं तो सबको पता है कि सर HCF निकालते हैं तो जो हूबहू मिलता है उसमें से 1 निकाल देते हैं बाहर। तो HCF हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि P और Q जो है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब समझ गए कि P और Q का जब HCF निकालते हैं तो उसका HCF यानी मौसा जो होता है 1 आता है ना। किसी भी परिमेय संख्या ले लो, उसका जब HCF निकालोगे ना तो 1 आएगा। अब आप कहोगे सर मान लेते हैं कि 9/3 है, इसका HCF निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिहाई 9 पहले तो काट लो पूर्ण रूप से, 3 में 1 आएगा, काट लेना, ठीक है। अब 3 ऊपर p के जगह पे क्या है? 3 है और q के जगह पे 1 है। आप इसका HCF निकालो भाई, अभाज्य गुणनखंड। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 1 लिख सकते हैं। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF हमारे पास 1 आएगा। क्योंकि अभाज्य गुण हमने प्रश्नावली 1.1 में समझा दिया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप से हम कैसे HCF ज्ञात कर सकते हैं, LCM कैसे ज्ञात कर, सब समझा दिए हैं, है ना। आज ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कर सब कैसे निकाल रहे हैं तब मारेंगे कान के नीचे भन से कि बहिरे हो जाएगा, कोनो डॉक्टरों नहीं ठीक करेगा, समझ रहा है ना। इसीलिए ज्यादा होशियार मत बनना हमरा तर मजाक, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या ये आपने समझ लिया। अब आगे हम क्या करते हैं सर? इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है सर? इसके नीचे एक छिपा है भूत प्रेत की तरह, उसको हम दिखा दिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे सर? r पर गुना कर लेते हैं। p से 1 में गुना करेंगे सर तो क्या होगा? ये p हो जाएंगे बराबर √5 से q में गुना करेंगे तो √5q हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहां से हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। हेलो, हाँ सब कुछ ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर लो, तो हमने लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब भैया इसका वर्ग किए तो दोनों को वर्ग कर दो, वर्ग के रूप में लिख दो। कैसे लिखेंगे, p है तो p का वर्ग कर देंगे, ये मैंने वर्ग कर दिया, बराबर √5 है और q है तो इसका वर्ग कर दो। मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जब इसको सॉल्व करेंगे p का वर्ग है, इसका मतलब ये p² रहेगा, बराबर में √5q² है। इसका मतलब क्या हो, इसको समझो कि √5q गुने में √5q, ये हुआ। इसका डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं वो भी समझ जाएंगे कि कैसे होता है। कि बहुत सारे बच्चे का कैलकुलेशन जो है ना नहीं आता रहता है, तो माया आ जाता है, उसके लिए, उस चोट्टा के लिए हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, न तो बाद में कहेगा सर जी कैसे हो गया, देखो कैसे होता है बुआ रे। √5, अच्छा 2 बार कहा लिखे गुना में, कहा कि ऊपर स्क्वायर था इसीलिए 2 बार, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो √5 से √5 में गुना करेंगे तो √25 होता है। आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है भाई, 5 होता है। मतलब √5 से √5 में गुना किए तो 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बुआ रे q से और q से गुना करेंगे तो कितना होगा। अब आप कहेंगे सर q² होगा। अब एगो बच्चा कहेगा सर कैसे, q² कैसे समझाइए ना। तो रे चौपट, आपको पता है, क्या पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर एक पावर छिपा रहता है। मतलब समझो कि q के ऊपर एक छिपा हुआ है भूत प्रेत की तरह, हमने दिखा दी। इस q के ऊपर भी छिपा हुआ एक हमने पावर दिखा दिया, ठीक है, छिपा ही रहता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो q से q में गुना किए तो q, इसका मतलब ये हुआ कि पद और पद से गुना करते तो पद रहता है, घात जुट जाता है, तो 1 और 1 हो गया 2, है ना, तो q² हो गया, सिंपल। तो मैंने यहां पे लिख दिया सर 5q², कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पे कुछ शब्द लिखेंगे, भैया रे तू मिट जा, तू मिट जा, अब तो हर काम खत्म। देखिए यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे कि q² है, जैसे यहां पे समझा देते हैं, जैसे आपको दिया हुआ p² बराबर में 5q², यही ना, यही है। तो मान लो कि जैसे ये p² है, 5 क्या है गुना में, इधर बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में जाएगा, बराबर हो जाएगा q², यही ना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बट्टा में आ गया है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इसमें भाग दे रहा है p² में। इसका मतलब क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इसको भाग दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिखेंगे कि p² 5 से विभाजित है, क्योंकि भाग लग रहा है इसलिए, है ना। तो p² 5 से विभाजित है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कि यहां इसको समीकरण 1 मान लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट हुआ, और लिखेंगे कि यहां ये जो p² है 5 से विभाजित है, कैसे, हमने पूरा यहां पे कैलकुलेशन करके बताया था, है ना, क्योंकि नीचे आ गया, इसका मतलब 5 से इसमें भाग देगा, इसका मतलब भाग देने का मतलब क्या हुआ कि विभाजित है वो p² 5 से। तो हम यहां पे लिखेंगे यहां p² 5 से विभाजित है, लिखते हैं विभाजित। तो भैया इसको मिटाते हैं, विभाजित है तथा, अच्छा एक बात बताइए, जब ये p² 5 से विभाजित है मेरे भाई, p² 5 से अगर विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि p भी तो 5 से विभाजित हो सकता है ना। तो ये चीज आपको लिख देना है, p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित हो जाएगा, है ना, यानी भाग उसमें लग जाएगा। तो हम यहां पे लिखते तथा p भी 5 से विभाजित है, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, यहां तक दिख रहा है। तो ये मैंने लिख दिया, ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब एक प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा जो आपको करना ही है। आपको क्या करना है, इसी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, तू डिलीट हो जा, ये डिलीट मैंने कर दिया। अब आपको एक प्रोसीजर है कि मान लेना है, जैसे कि ये हमारे पास p² बराबर 5q² ये आया है समीकरण 1 की मदद से। अब आपको क्या करना है कि अब p बराबर 5m रखने पर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये मैंने मान लिया कि p बराबर
5m रखने पर। ये प्रोसीजर है, ये हर किसी क्वेश्चन में करना होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको करना ही है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोसीजर है। जैसे कि अगर आपको यहां पे दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अगर √7 दे दे तो यहां पे प्रोसीजर जो है p बराबर 7m रखने पर, m के जगह पे x भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो p बराबर 5m रखने पर अभी लिखे हैं, क्यों? क्योंकि सिद्ध कर रहे हैं √5 अपरिमेय संख्या है ना। अगर √3 सिद्ध करते तो p बराबर 3m रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो p बराबर 5m रखने पर हमने ऐसा लिख दिया। अब कोई दिक्कत परेशानी, प्यार से समझो, आराम से समझो, ठीक है। ये नहीं कि बस कम समय में बता दिया थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो ले भैया ओम भो हो जाएगा, मोए मोए, है ना। तो ये आपने समझ लिया। तो p बराबर 5m रखने पर अब यहां पे देखिए समीकरण एक हमारे पास है p² बराबर 5q²। तब p के जगह पे रखेंगे क्या, हमारे पास 5m रख देंगे। तो हम यहां पे रखेंगे p के जगह पे 5m रख देंगे p के जगह पे। लेकिन आप यहां गौर कीजिए कि यहां p² है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे सर। तो हम यहां पे स्क्वायर कर देंगे, ये मैंने कर दिया बराबर में। अब आगे क्या दिया था आपको पता है? रे आगे कहां भर रहा है, हाँ क्या दिया था, 5q² दिया था, तो वो हम 5q² लिख देंगे। तो हम यहां पे लिख दिए 5q², कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब सर ये बताइए, यहां से 5m² है तो इसका मतलब क्या हुआ, 25m² हो जाएंगे बराबर में 5q²। अब यहां से काट सकते हैं ना सर, 5 से 25, 25 कट गया, ये मैंने काट दिया, तो ये हो गया 5m² बराबर में ये q², है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो हम यहां पे मान लेंगे ये हमारे पास है समीकरण 2, है ना। अब सेम बात वही लिख देना है, उसमें p वाला मैटर फंस रहा था, यहां q वाला मैटर फंस रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये m² आपको यहां पे दिया है भैया 5m² बराबर q², यही ना दिया है। अब मान लो कि ये m² है बराबर में ये q² है, और बट्टा में आ जाएगा इधर 5, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि गुना में था ही बट्टा में। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि ये 5q² में भाग दे रहा है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि q² 5 से विभाजित हो रहा है, और जब q² 5 से विभाजित होगा इसका मतलब q भी 5 से विभाजित होगा, है ना। तो हम यहां पे वही चीज लिख देंगे कि यहां, चलिए सर जी लिखते हैं, यहां q² 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित, पहले तो मिटा देते हैं इसको, तू भाई निकल यहां से फट 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 पतली गली से। तो यहां पे लिखेंगे q² 5 से विभाजित हो रहा है तथा क्या, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ये मैंने कर दिया। अब यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो ये आपने समझ लिया। अब यहां से अब क्या करेंगे, तो मेरे भाई आपको पता करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देख रहे हैं कि तोरी की इधर आना रे, समीकरण 1 में है ना, p भी देखिए p² 5 से विभाजित हो रहा है और p भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब p² 5 से विभाजित हो रहा है समीकरण 1 में भी, और समीकरण 2 में q² 5 से विभाजित हो रहा है। 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसका HCF निकालेंगे तो वो 5 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो भाई आपको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए HCF 1 आना चाहिए, क्योंकि यहां कंडीशन है कि P और Q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि P और Q का HCF यहां पे 1 आना चाहिए, तब जाके वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमने देखा समीकरण 1 की मदद से और समीकरण 2 की मदद से, दोनों कंडीशन में हमारे पास जो दोनों को देखे हैं,
तो HCF 5 आ रहा है। आप कहोगे कैसे 5 आ रहा है? अरे भाई देख लो, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है और यहां पे क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब HCF हमारे पास 5 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो भाई HCF 5 आ रहा है समीकरण 1 और 2 की मदद से। 1 तो नहीं आया, इसका मतलब हमारा कल्पना गलत होगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सर, बस आपको लास्ट लाइन लिखना है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में HCF जो है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सर। HCF कितना? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 नहीं आ रहा है, मतलब एक HCF जो है नहीं आ रहा है। HCF 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 आ जाता तो वो परिमेय संख्या हो जाता। तो लेकिन यहां HCF 1 नहीं आया, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या हुआ, है ना। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में HCF 1 नहीं आया, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना जी आप गलत हैं, कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि है ना, इससे सिद्ध होता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने समझ लिया। अब कोई हव्वट खुजली परेशानी नहीं ना, दिक्कत? तो ये आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया, है ना। तो पहला प्रश्न आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये √5 था, अगर आपको कह दे सिद्ध करने के कभी कभी तोतला जाते हैं, तो तोतला मत समझ लेना। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे √5 आपने सिद्ध किया, अगर आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां √5 है वहां वहां √3 रख देना। बस यही करना है और कुछ नहीं करना, शब्द वही रहेंगे। जहां जहां √5 है वहां वहां √3 कर देना है। अगर कह दे कि √7 सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां √5 है वहां वहां √7 रख देना है, सिंपल बदल देना है और शब्द वही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। दूसरा प्रश्न, ये तो बड़ा सिंपल है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पे मान लेंगे क्या? अपरिमेय संख्या तो अपोजिट मानते हैं, है ना। यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे कल्पना किया कि, कल्पना किया की, है ना। क्या 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर में लिख देंगे p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में। आप पहले क्वेश्चन में जितना पूरा भर भर के लिखे थे जहां, वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटा सा लिख देता हूं, जहां q = 0 ना हो, बस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते p और q हमारे पास सौभाज्य संख्या है ना, तथा p और q एक पूर्णांक भी है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा सा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे सर? देखिए, ये हमारे पास 2 √5 है तो 5, है ना, बराबर में p/q है तो p/q। ये प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 होगा, है कि नहीं। अब इसे और सॉल्व करेंगे, जैसे ये √5 है तो √5 रह गया, बराबर में p/q है तो q माइनस के 3। अब देखिए यहां पे गौर कीजिए, 2 गुना में है,
गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएंगे, तो ये बट्टा में आ गया। अब गौर कीजिए √5 हमारे पास अपरिमेय संख्या है और p/q - 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम लिखते हैं यहां पे चूंकि अपरिमेय संख्या है ना। टेढ़ा मेढ़ा हो गया कि कोई बात नहीं, चलो। अपरिमेय संख्या बराबर, ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, असंभव है, लिखेंगे असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, हाँ गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, लिख दो भाई, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि क्या, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, दिख रहा है कि नहीं रे, हाँ दिख रहा है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू कमरिया कहीं भी हम शुरू हो जाते हैं, ये गलत बात है चलो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें टोटल 3 प्रश्न हैं, अब तीनों में सिद्ध करके आपको बताना है ना, बड़ा सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे सर, मान लेंगे, है ना। हाँ यहाँ पे मान लेंगे, यानी कल्पना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कल्पना किया कि 1/√2 एक क्या है, किना टेढ़ जा रहे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए p/q के रूप में लिख देंगे। तो 1/√2 बराबर में लिख देंगे p/q, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो, अच्छा यहाँ पे लिख देना कि जहाँ q ≠ = 0, ठीक है। अच्छा इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंक को उलटने पर लिख देते हैं, लिखते हैं अंक पलटने पर लो, अंक पलट देंगे तो √2 ऊपर जाएगा, तो √2 ऊपर गया, है ना, एक नीचे आएगा, एक नीचे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो q ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए q/p हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, असंभव बात है। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय यहां पे लिख देते हैं, चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, पहले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बराबर है, तराजू घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला परिमेय संख्या बराबर में ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, असंभव है, लिख दो असंभव है ना। अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या लिख देंगे, अच्छा इसको छोटा करते हैं, रुको, चौपट लाल गिरधारी, तू भाग यहां से,
ये यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, है ना। अब लिख दो, अब हो गया ना। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना, कल्पना जी गलत है, आप हमारी कल्पना गलत है, ये कल्पना भी ना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, तो गलत है तो गलत है, तो इसे सिद्ध होता है कि, दूर चौपट ये ना लिखना, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2, 1/√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। लो भैया उम्फो, अब कोई दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं ना, तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया। देखो अब जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के बहुत सिंपल सिंपल है, शब्द वही रहेगा, कल्पना किया कि, है ना, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट फट लिखो, कल्पना किया कि, कल्पना किया कि, है ना, 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आप मान लिए हैं, इसलिए यहां पे हल लिखते चलना सही रहेगा, है ना। इसलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएंगे, p/q, है ना, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे देखो √5, तो √5 आप लिखिए, ठीक है, बराबर में 7 गुना में था तो इधर आएगा, तो p/7q हो जाएंगे, सिंपल। अब वही बात लिख दो कि √5 और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे असंभव है, असंभव है ना। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, मतलब गलत है ना। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, है ना, ऐसा सिद्ध होता है कि भाई 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने समझ लिया। अब दूसरा सॉल्व कर ली, अब तीसरा सिंपल वही प्रश्न है, कल्पना कर लो ना सर, तो हम कल्पना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तरीके लिखते हैं हल। पहले मैंने लिखा हल, अब लिखेंगे क्या, कल्पना किया कि, कल्पना किया कि 6 प्लस के √2, हेलो √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि चलो ये परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लिए तो हम लिखेंगे ना कि इसलिए ये p/q के रूप के होगा, है ना, 6 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। आप चाहो तो भर भर के लिख सकते, p और q एक पूर्णांक है एवं p और q सहभाज्य संख्या है ना, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो √2 बराबर में ये p है, ये q है, 6 है, प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा, -6। अब देखो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है,
सॉरी रूट अंडर 2 अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रूट अंडर 2, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं रूट अंडर लिखेंगे, चूंकि रूट अंडर 2 अपरिमेय संख्या एवं पी बाई क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या है और दोनों बराबर है, जो कि ये संभवत नहीं है ना, यानी असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या जो कि असंभव है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, मतलब गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि क्या 6 प्लस के रूट अंडर 2, 6 प्लस के रूट अंडर 2 एक दूर बोर हो गए भाग, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, टोटल प्रश्न आपने यहां पे सॉल्व कर लिया और इसी के साथ ये प्रश्नावली और ये चैप्टर यानी अध्याय 1 समाप्त होता है। अब इससे ज्यादा है नहीं, नई एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, न्यू पैटर्न पे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक नहीं किया लाइक कर दो ना, तो कनपट्टा रंग देंगे, समझ रहा है ना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, लव यू।